50 लाख के लिए मैंने अपने भाई बनकर उसकी देखभाल की। वो तुम्हारी मंगेतर है। जिस दिन वो तुम्हारे पास गई, मैं बिना कुछ कहे चला गया। फिर अगली बार हम एक बिजनेस इंटरव्यू में मिले। मैं एक इंटर्न रिपोर्टर बन चुका था और वो अपनी पहचान वापस पा चुकी थी, बाई परिवार की असली मालिक बड़ी बेटी। वो इंटरव्यू दे रही थी। सुना है आपकी बीमारी के दौरान आपके मंगेतर जो चेन ने आपका साथ नहीं छोड़ा और आप दोनों की शादी होने वाली है। उसने हल्का सा मुस्कुराया, हाथ उठाकर अंगूठी दिखाई। मैं और जो चेन सगाई करने वाले हैं, लेकिन उसकी नजर जाने अनजाने कोने में खड़े मुझ पर पड़ी। इंटरव्यू शुरू होने से पहले सब लोग बातें कर रहे थे। आज इंटरव्यू देने वाली बाई परिवार की हेड है। सुना है 5 साल पहले वो अंधी हो गई थी। उसे बाई परिवार से निकाल दिया गया था। अगर झू चेन उसका ख्याल ना रखता तो वो शायद मर चुकी होती। धीरे बोलो। मैं एक तरफ बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे नाखून मेरी हथेली में धंस चुके थे। तभी वैंग भाई मेरी तरफ मुड़े। शाओगू, जाकर पानी ले आ। मैं दरवाजे के पास पानी लेने गया। तभी दरवाजा खुला और बाई निंगबिंग अंदर आई। मेरा दिमाग खाली हो गया। 3 साल में बाई निंगबिंग पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, चेहरा भी पहले से नरम और साफ। साइड, उसने धीरे से कहा। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन जैसे मैं कोई अजनबी हूं। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। बॉडीगार्ड्स के साथ स्टेज पर चली गई। वो मेरे पास से गुजरी और मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ सेकंड बाद मुझे याद आया, मैं उसके साथ जो 2 साल रहा वो उसका सबसे बुरा समय था। उसे बाई परिवार से निकाल दिया गया था और एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसलिए उसे नहीं पता मैं कैसा दिखता हूं। ये अच्छा ही है। मैं पानी लेकर वापस आया, तब तक इंटरव्यू शुरू हो चुका था। बाई निंगबिंग स्टेज पर बैठी थी, शांत और कॉन्फिडेंट। वो सवालों के जवाब दे रही थी। तभी साइड का दरवाजा खुला। जो चेन अंदर आया। सॉरी, शूट में काम था, लेट हो गया। वो बाई निंगबिंग के पास बैठ गया। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर माहौल बदल गया। वांग भाई ने मेरी तरफ देखा। शाओगू, तुम और जो चेन थोड़े मिलते जुलते लगते हो। मैंने हल्की मुस्कान दी। वो स्टार है, आप ज्यादा बोल रहे हो। लेकिन मैं और जाओ चेन असली भाई हैं। फिर सवाल दोहराया गया। आपकी बीमारी के दौरान जो चेन ने साथ दिया और अब आप दोनों शादी करने वाले हैं। मैं बाई निंगबिंग को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर अपना बायां हाथ उठाया। उसकी उंगली में चांदी की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो मैंने पार्ट टाइम काम करके खरीदी थी। बाई परिवार की बड़ी बेटी इतनी सस्ती अंगूठी पहने हुए। उसने अंगूठी को छुआ। मैं और जो चेन सगाई करने वाले हैं। उसकी नजर नीचे गई और कुछ सेकंड के लिए सीधे मुझ पर रुकी, फिर हट गई। माइक जो चेन को दे दिया गया। मिस्टर जो, सुना है आप हाल ही में लुडाओ की शूटिंग कर रहे हैं और वो आमतौर पर नए एक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करती, तो क्या इसमें बाई निंगबिंग का भी कोई असर है? जो चेन मुस्कुराकर मान गया। बिल्कुल, मुझे हमेशा अपनी प्रोफेशनल स्किल पर भरोसा रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं नकारता। निंगबिंग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इस पसंद के लायक हूं। जो चेन की हल्की मुस्कान अचानक जम गई। अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय भी धीमा पड़ गया हो। तभी बाई निंगबिंग हल्का सा हंसी, माइक अपने हाथ में लिया। कहने जैसा कुछ नहीं है, हम दोनों की यादें, बस हम दोनों को ही पता होना काफी है। मेरी आंखें अचानक भर आईं। मैंने अपने हाथ में पकड़ी पेन को कसकर पकड़ लिया, थोड़ा घबराकर सिर झुका लिया। जैसे ही आंख बंद करता, पुरानी बातें सामने आ जाती। उस वक्त की बाई निंगबिंग, जब वो जवान थी, जिद्दी और बेपरवाह, कई लोगों से दुश्मनी मोल ले चुकी थी। जब वो गिर चुकी थी, कुछ लोग जानबूझकर उसे परेशान करने आए थे। मैंने उसे बचाने के लिए बीच में आकर सीढ़ियों से नीचे धक्का खा लिया। पूरा शरीर खून से भर गया। वो लोग डरकर भाग गए। मैं दांत भींचकर खड़ा हुआ, ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके पास जाकर कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन बाई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम घायल हो गए हो, चलो अस्पताल चलते हैं। मैं ठीक हूं, मुझे खून की गंध आ रही है। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। उस धुंधली आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मुंह खोला, लेकिन जो नाम लिया वो मेरे भाई का था, जो चैन। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी शादी दूंगी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आसमान भारी हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वैंग भाई ने जेब टटोली, फिर मुझे आवाज दी, शाओगू, मेमोरी कार्ड अंदर रह गया है, जाकर ले आ। मैं गीली जमीन पर दौड़ता हुआ गया। लिफ्ट का नंबर 1 पर आया। अगले ही पल दरवाजा खुला और मैं अंदर खड़े 2 लोगों से टकरा गया। जो चेन थोड़ा सिर झुकाकर बाई निंगबिंग से शूटिंग की छोटी छोटी बातें कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन वो ध्यान से सुन रही थी। दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी। मुझे देखते ही जो चेन का चेहरा अचानक खराब हो गया। सॉरी, मैंने धीरे से कहा और मुड़कर सीढ़ियों से जाने लगा। तभी पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज आई, रुको। मैं वहीं रुक गया। तुम्हें लिफ्ट चाहिए ना? जाओ, ऊपर जाओ। मैं धीरे धीरे मुड़ा, जानबूझकर आवाज धीमी की, थैंक यू बाईजोंग।
उसने कहा तो लिफ्ट इस्तेमाल करने को, लेकिन खुद रास्ते से हटी नहीं, बस मुझे देखती रही। तुम भी आज के इंटरव्यू के रिपोर्टर हो? तुम्हारा कोई सवाल क्यों नहीं सुना? मैंने नजर झुका ली। बाई जोंग, मैं अभी अभी ग्रेजुएट होकर वापस आया हूँ, अभी इंटर्न रिपोर्टर हूँ, मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अच्छा, उसने हल्के से जवाब दिया जैसे कुछ सोच रही हो। पास खड़ा जो चेन मुझे घूरते हुए बोला, चलो निंगबिंग, हमें रात में डायरेक्टर लू से भी मिलना है। बाई निंगबिंग ने आखिरकार नजर हटाई। चलो। मैं अकेला लिफ्ट में खड़ा था, ऊपर जाते हुए खोया हुआ। माता पिता के तलाक के बाद मेरे पिता जो चेन को लेकर जो परिवार में चले गए, घर जमाई बन गए। मुझे याद है मैं कभी जो चेन से नहीं मिला, लेकिन 5 साल पहले वो अचानक मेरे पास आया। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, तुम मेरी जगह किसी एक इंसान की देखभाल करोगे। उस वक्त मेरी माँ बीमारी से गुजर गई थी, घर पर बहुत सारा कर्ज था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उसकी बात मान ली। मिलने के बाद पता चला जिस इंसान की देखभाल मुझे करनी है वो बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई निंगबिंग है, और वो उसकी अभी अभी तय हुई मंगेतर थी जिसके साथ हादसा हुआ था। एक अंधी लड़की और ऊपर से बड़े घर की बेटी, कौन उसकी देखभाल करना चाहेगा? उसने घृणा भरे चेहरे से कहा, अगर बाहर की बदनामी का डर ना होता तो मैं कब का उससे सगाई तोड़ चुका होता। उस समय जो चैन अभी अभी बाहर आया था, उसे एक अच्छा रोल मिला था, उसका करियर ऊपर जा रहा था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे बेदिल समझें, इसलिए ये जिम्मेदारी उसने मुझ पर डाल दी। बाई निंगबिंग ने 18 साल तक आराम की जिंदगी जी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसका स्वभाव बहुत खराब हो गया। जब मैं शुरुआत में उसकी देखभाल कर रहा था, वो अक्सर मुझे ताने मारती थी, ठंडी बातें सुनाती थी। मैं पैसे लेकर काम कर रहा था, इसलिए कभी जवाब नहीं देता था। लेकिन उस दिन मैं मू युआन गया था अपनी माँ से मिलने, थोड़ा देर से वापस आया। वो फिर से गुस्सा करने लगी। जो चैन, मेरे सामने ये नाटक मत करो, मुझे पता है तुम दिल से मुझे नफरत करते हो, बस बाहर वालों के सामने। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अचानक झुककर उसे चुप करा दिया। वो मेरा पहला किस था, कोई तकनीक नहीं थी, थोड़ी सी जल्दबाजी भी थी, जैसे दो जानवर एक दूसरे को काट रहे हों। लेकिन बाई निंगबिंग अचानक शांत हो गई, उसके कान तक लाल हो गए। मैंने हल्की कठोरता के साथ उसके होंठ को फिर से काटा, फिर थोड़ा पीछे हटकर उसके कंधे पकड़कर तेज सांस लेते हुए कहा, अब महसूस हुआ? अब भी लगता है मैं तुमसे नफरत करता हूं? मैं मेमोरी कार्ड लेकर नीचे वैंग भाई के पास गया। वो काफी खुश था। शाओगू, तुम काफी मेहनती हो, आज रात एक डिनर है, मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं। पत्रकार बनने के लिए कनेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। मैंने जल्दी से उसे धन्यवाद कहा। जब हम वहां पहुंचे, पार्किंग में मैंने एक जानी पहचानी काली रोल्स रॉयस देखी। मैं रुक गया। क्या बाई जोंग भी आज यहाँ है? वैंग भाई ने मेरी तरफ आंख मारी। मैं तुम्हें उसी डिनर में लाया हूं जहां बाई जोंग है। शाओगू, मेरे कनेक्शंस को कम मत समझो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। मैं मजबूरी में उसके साथ अंदर गया। अच्छा ये था कि हॉल बहुत बड़ा था। हम जैसे छोटे रिपोर्टर बाई निंगबिंग के साथ एक टेबल पर नहीं थे। वैंग भाई मुझे कई लोगों से मिलवा रहा था। ये हमारे कंपनी का नया लड़का है, काफी समझदार है, नाम है गू शिन्यान। शाओगू, सबको हेलो बोलो। नया होने की वजह से मुझे सबको ड्रिंक देना पड़ा। आखिर में मेरा सिर चकराने लगा। मैं बस सॉरी कह पाया और मुंह ढककर वॉशरूम की तरफ भागा। मैंने बहुत उल्टी की, फिर थोड़ा संभल कर ठंडे पानी से चेहरा धोया। जब बाहर निकला, कॉरिडोर की लाइट हल्की थी। खिड़की के पास अंधेरे में एक जानी पहचानी परछाई खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा जैसे देखा ही नहीं और वापस चला जाऊं। मैंने एक कदम बढ़ाया ही था, पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज आई, गू शिन्यान। एक एक शब्द, उसकी आवाज में अजीब सी भावनाएं मिली हुई थीं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने मुश्किल से निगला और सुना। उसके कदम धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने अनजाने में आंखें बंद कर ली। वो कदमों की आहट आकर मेरे सामने रुक गई। उसकी जानी पहचानी सांसों की आहट धीरे धीरे करीब आने लगी। मैंने आंखें खोली और उसकी गहरी आंखों को देखा। बाई जोंग, मैं घबरा गया, गला सूख गया। धीरे से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे कुछ देर तक देखती रही, फिर सीधी खड़ी हो गई। तुम्हारे सीनियर तुम्हें लेकर हर टेबल पर ड्रिंक दे रहे थे। पूरे हॉल को पता है तुम्हारा नाम क्या है। वैंग भाई की तेज आवाज याद आते ही मेरा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। सॉरी, सीनियर हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, शायद थोड़ा ज्यादा ही उत्साही हो गए। अगर इससे बाई जोंग का मूड खराब हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं जल्दी जल्दी समझाने लगा। डर था कहीं वैंग भाई पर असर न पड़े, इसलिए मैंने उनकी तरफ से भी माफी मांगी। बाई निंगबिंग फिर भी कुछ नहीं बोली। हल्की पीली रोशनी में उसने आंखें हल्की सी सिकोड़कर मुस्कुराते हुए मुझे देखा। रिपोर्टर जू की नजर में क्या मैं बहुत छोटी छोटी बातों का हिसाब रखने वाली इंसान लगती हूं? मैंने सिर झुका लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। अगले ही पल एक गोल्डन कार्ड मेरे सामने बढ़ाया गया। तुम अभी इंटर्न हो ना? एक काम का मौका है, ट्राई करोगे? जब मैं वापस आया, मेरा सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। दरवाजे से अंदर घुसते ही वैंग भाई ने मुझे पकड़ लिया। सब ठीक है ना शाओगू? मैंने अपने दर्द कर रहे पेट को दबाया। सॉरी वैंग भाई,
मेरा पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था, मैं ज्यादा पी नहीं सकता। वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी उनकी नजर नीचे गई, मेरे हाथ में पकड़े गोल्डन कार्ड पर। वो हैरान रह गए। ये बाइजोंग का पर्सनल कार्ड है? मैंने सिर हिलाया। अभी अभी का सीन याद आया। ये वही पर्सनल कार्ड था जिसे पाना बहुत मुश्किल माना जाता है, जिससे सीधे उससे संपर्क किया जा सकता है। बिना वजह कोई फायदा नहीं मिलता। मैंने सतर्क होकर ऊपर देखा। इतना कीमती मौका बाइजोंग मुझे क्यों देगी? मैं तो बस एक छोटा सा रिपोर्टर हूं। उसने हल्की सी मुस्कान दी। शायद तुम उसे ठीक लगे। ये बिल्कुल बाई निंगबिंग जैसा जवाब था। उन 2 सालों में जब मैं उसके साथ था, धीरे धीरे हम करीब हो गए थे। वो कभी कभी मेरे सामने अपना जिद्दी और बेकाबू स्वभाव दिखाती थी, जैसे उस वक्त मैंने दांत भींचकर अपनी आवाज दबाई, उसके बाल पकड़ लिए। तुम देख नहीं सकती, बेकार में मत हिलो। हल्की रोशनी में लड़की ने थोड़ा सिर उठाया। गीली आंखों पर बाल आकर टिक गए। उसने अपने होठों को हल्का सा छुआ। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर आकर रुकी, थोड़ा दबाया। धीरे से बोली, बाकी सब ठीक है तो आवाज थोड़ी तेज करो ताकि मैं सुन सकूं। मैं अचानक होश में आया। मैंने जल्दी से कोई बहाना बनाकर वैंग भाई को टाल दिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मुझे बुलाया। वो मुस्कुराकर बोले, शाओगू, एक पॉपुलर इमोशनल लाइव शो चल रहा है, तुम तैयारी करो, तुम्हें गेस्ट ऑब्जर्वर बनकर उसमें जाना है। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो पता चला अगले एपिसोड में जिनका इंटरव्यू होना है वो जो चेन और बाई निंगबिंग है। उस इंटरव्यू के बाद उनकी सगाई की खबर सीधे ट्रेंड में आ गई थी। शो के प्रमोशन के लिए उसे खूब फैलाया गया। कमेंट्स में लोग पागल हो रहे थे, नीचे से ऊपर तक साथ चले, अब सबसे ऊंचाई पर मिल रहे हैं। क्या खूबसूरत प्यार है। सुना है जो फैमिली की कंपनी पहले डूब रही थी, फिर बाय ग्रुप की मदद से वापस उठ गई। परफेक्ट कपल, मैंने सब देखा। फिर कमेंट्स बंद कर दिए। होस्ट यांग डुओ स्क्रिप्ट चेक करते हुए मुझसे बात कर रही थी। अगर बाइजोंग और उसकी मंगेतर वाली 2 साल की कहानी निकाल ली तो शो का असर बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने हाथ में पकड़ी पेन को कसकर पकड़ लिया। मैंने हल्के से हाँ कहा। उन 2 सालों में जो कुछ हुआ उसका हर एक डिटेल मुझे सबसे ज्यादा पता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जो चेन बाई फैमिली के रिसोर्सेज और कनेक्शंस के दम पर अब एक टॉप एक्टर बन चुका है। जैसे ही शो शुरू हुआ, लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग जुड़ गए। स्पॉटलाइट के नीचे मैंने यांग डुओ को बोलते सुना है बाइजोंग और जो चेन अब शादी की बात कर रहे हैं, क्या आप दोनों अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं? जो चेन ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया। उस समय जो भी अफवाहें और आरोप उस पर लगे, मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। मेरे लिए निंगबिंग हमेशा वही इंसान रही जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो उसे गहराई से देख रही थी, उसकी आंखों में नरमी भरी हुई थी। लेकिन बाई निंगबिंग हल्का सा हंसी, झूठ बोल रहे हो, जब मेरी आंखों की रोशनी गई थी तब तुम मुझे कैसे नफरत करते थे? तुम भूल गए? जो चेन एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजर मेरी तरफ गई, कुछ बार ठहरकर, जैसे गुस्सा झलक रहा हो। लेकिन कैमरे के सामने वो बस मुस्कुराता रहा। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद जैसे जैसे हमारा रिश्ता बेहतर हुआ, मुझे बस वो मीठे पल ही याद हैं। मैंने पीछे स्क्रीन पर चलते कमेंट्स देखे, सो स्वीट, ऐसी बातें पूरे स्क्रीन पर भरी हुई थी। मैंने स्क्रिप्ट नीचे रखी, माइक को कसकर पकड़ा और बाई निंगबिंग से सवाल किया, लगता है आप दोनों की बातों में थोड़ा फर्क है, क्या इसके पीछे कोई और वजह है? क्यों ना आप दोनों बताएं कि आपने अपने रिश्ते को कैसे संभाला। मुझे लगा वो जवाब नहीं देगी, लेकिन कुछ पल चुप रहने के बाद बाई निंगबिंग ने बोलना शुरू किया। जब मेरी आंखों की समस्या हुई थी, मैं बहुत टूट गई थी। मुझे पूरी दुनिया से नफरत हो गई थी और उससे भी। वो हर दिन सुबह जल्दी जाती, रात को देर से लौटती, बीच में भी मुझे संभालना पड़ता था। एक दिन वो इतनी व्यस्त थी कि खाना बनाते हुए मछली चूल्हे पर रख दी और नमक लेने नीचे चली गई। गैस बंद करना भूल गई। जब वो वापस आई तो किचन में आग लग चुकी थी। मेरा गला जैसे बंद हो गया। धुंधली यादों में मुझे फिर से वही शाम याद आई। आग की गर्मी अभी भी हवा में थी। मैंने बाई निंगबिंग को कमरे से खींचकर बाहर निकाला। उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछा, तुम मरना चाहती हो क्या? मेरी आवाज और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन इस बार वो पहले की तरह मुझसे झगड़ी नहीं। बहुत देर तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर मैं मर जाऊं तो बुरा है क्या? तुम्हारे लिए भी तो ये आजादी होगी। शायद उसी पल मुझे एहसास हुआ, जो पहले घमंडी बाई फैमिली की बड़ी बेटी थी, अब बस एक टूटी हुई, डरी हुई लड़की रह गई थी। मैंने गहरी सांस ली, उसे कमरे में धकेला। दीवारें आग से काली हो चुकी थी। मैंने उसके कपड़ों के बटन खोलने शुरू किए। धीरे से कहा, आज मेरा डिनर नहीं हुआ, तुम इसकी भरपाई करो। उसे जैसे कुछ समझ आया। तुम क्या? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे जोर से चूमकर रोक दिया। बाई निंगबिंग, मैंने कभी तुम्हें बोझ नहीं समझा। उस रात जैसे पूरी दुनिया उलट गई थी, बस हम दोनों ही बचे थे। और अब वो वही याद दोहरा रही थी, लेकिन उसके पास बैठा मंगेतर जो चेन था। पूरी दुनिया सोचती है ये यादें सिर्फ उन्हीं दोनों की हैं,
मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। इतनी